6 अगस्त 1945 जापान के लिए एक ऐसा खौफनाक दिन था जिसे सोचने के बाद आपके और हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। 6 अगस्त 1945 तकरीबन 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल नजर आती है। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि ये एक अमेरिकी लड़ाकू विमान जो हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे का सायरन बजाना शुरू कर देती है। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 तक आते आते वर्ल्ड वार के कारण जापान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, जापान के पास विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल भी नहीं था। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान पर आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगा ये कोई साधारण अमेरिकी लड़ाकू विमान होगा जो हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पर आया था। इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए खतरे के सायरन को बंद कर दिए जाते हैं। इस समय जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था और इसी वक्त वर्ल्ड वार चल रहा था और जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। जापान के दोनों साथी हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस वक्त तक आते आते जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, जापान में खाने पीने की कमी हो गई थी, लोग भूख से मर रहे थे, दुकानों में राशन तक खत्म हो गए थे, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे थे। आम जापानी नागरिक की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जापान की सड़कों पर अब कोई पर्सनल कार नहीं दिखती थी। सड़कों पर चारों तरफ पैदल चलने वाले लोग नजर आते थे और मिलिट्री व्हीकल्स ही दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 की उस सुबह जब वो अमेरिका का लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान से वापस चला गया तो जापानी सेना को लगा कि वो विमान युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया होगा। जापानी अधिकारियों का यह अनुमान सही भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह विमान युद्ध की स्थिति का नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। विमान वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह विमान भी पहले की तरह स्थिति का जायजा लेने के लिए आया होगा, पर उन्हें क्या पता था कि यह विमान उनकी मौत का फरमान लेकर आया था। जापान की तरफ बढ़ रहा यह विमान एनोला गे नाम का एक बम वर्षक विमान था। इस विमान को मेजर थॉमस उड़ा रहे थे। सुबह के ठीक 8:15 पर विमान से लिटिल बॉय नाम का एक 4 टन वजनी न्यूक्लियर बॉम्ब नाक के बल धरती पर गिरना शुरू होता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का ओवी ब्रिज था, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही थी कि यह बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल में जाकर गिरता है। इस बम को धरती पर पहुंचने में 43 सेकंड का समय लगता है। इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी और जब यह फटा तब तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। आसमान में उड़ रहे एक दूसरे लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स स्वेनी बताते हैं कि उस बम के फटते ही इतनी तेज रोशनी हुई कि मानो सूरज धरती पर आ गया हो। यह विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ ही पल में कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर धरती पर मौजूद हर चीज धुआं बन गई। जिस जगह पर विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इमारतों का शीशा चकनाचूर हो गया। सिर्फ कुछ ही पलों में हिरोशिमा शहर की अधिकतर इमारतें धराशायी हो गई। उस वक्त देखने में ऐसा लग रहा था मानो हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया हो। कुछ सेकंड पहले जिस हिरोशिमा की आबादी 2.5 लाख थी, अब वो सिर्फ 1,60,000 ही बची। 80,000 लोग एक ही पल में राख बनकर रह गए। अमेरिका लड़ाकू विमान एनोला गे के पायलट पॉल टिप्स बताते हैं कि यह धमाका इतना खतरनाक था कि विस्फोट होते ही विमान के आगे के केबिन में एक तेज रोशनी फैल गई। यह धमाका इतना तेज था कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे पायलट के दांतों पर कपकपी होने लगी। इसी विमान के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कैरन ने अपने कोडक कैमरे से उस भयानक मंजर की कई तस्वीर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान में विस्फोट के कारण तूफानी बादल बन गए थे और इन बादलों के बीच से मशरूम की तरह दिखने वाला एक बहुत बड़ा सफेद धुएं का गुब्बार ऊपर उठ रहा था।
इस धुएं के गुब्बार को डेड मशरूम के नाम से जाना जाता है। इस मशरूम के नीचे वो 8000 लोग थे जो कुछ समय पहले जिंदा थे। 14 साल के फुजियो तारी 6 अगस्त के उस समय धमाके वाली जगह से कुछ ही दूर पर मौजूद थे। विस्फोट वाली जगह के इतनी नजदीक होने के बावजूद भी फुजियो उन चंद खुशनसीब लोगों में से एक थे जो जिंदा बच गए। वह बताते हैं कि उस सुबह मैं अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रहा था, तभी हमें आसमान में एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। हम लोग दौड़कर बाहर आते हैं। पहले तो हमें लगा कि वो किसी प्लेन की गड़गड़ाहट होगी, लेकिन हमने जब आसमान की तरफ देखा तो वहाँ कोई प्लेन नहीं था। हमने देखा उत्तर पूर्वी की तरफ एक छोटी सी बॉल जमीन की तरफ आ रही है। यह बॉल जैसे जैसे नजदीक आ रही थी और ज्यादा क्लियर हो रही थी। कुछ ही देर में हमें पता चल गया कि यह बॉम्ब था, लेकिन यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें भागने का मौका ही नहीं मिला। फौजी आगे बताते हैं कि जैसे ही वह बॉम्ब जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी के साथ इतना भयानक धमाका हुआ। पहले तो मैं अंधा हो गया, फिर अचानक मेरे पैरों तले जमीन इतनी जोर से हिली मानो जमीन फट गई। मैं कुछ समझ पाता कि इससे पहले ही एक गर्म हवा की झोंका ने मुझे दूर ले आकर पटक दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन मेरी आंखें जब दोबारा खुली तो मैंने महसूस किया कि मैं जमीन पर पड़ा था। मैंने जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा एक हाथ खत्म हो चुका था। मैंने जैसे तैसे टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद हर चीज राख हो चुकी थी और मुझे तुरंत अपनी माँ का ख्याल आया। लेकिन मेरी माँ किस्मत में शायद मुझसे अच्छी थी। उन्हें मेरी तरह अपने गले हुए हाथ को उठाना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। यह बताते हुए फौजियों की आंखों में आंसू आ गए। उनका मानना है कि मरने वालों की किस्मत जिंदा लोगों से अच्छी थी, क्योंकि उन्हें उस तबाही के बाद के भयानक मंजर को नहीं देखना पड़ा। फौजियों की तरह एक स्कूली छात्रा क्लाइन भी उस समय हिरोशिमा के एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। क्लाइन बताती है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त जब स्टेशन पर खड़े थे तब अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है। मैं तुरंत बेहोश हो जाती हूँ, लेकिन जब मेरी आंखें खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास सभी लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे। वह लोग चीख पुकार कर रहे थे, लेकिन उनकी मदद करने वाला आसपास कोई नहीं था। मैं कुछ लोगों को बचाने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मैं नाकाम हो जाती हूँ। इसके बाद मुझे अपने माता पिता का ख्याल आता है और मैं तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ती हूँ। रास्ते में मुझे कई मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उन लोगों की जख्म देखकर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाई। किसी का हाथ उसके शरीर से अलग होकर लटक रहा था, तो किसी के मुंह की चमड़ी पूरी तरह से गल चुकी थी। जैसे तैसे करके मैं जब घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। मेरे पिता दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस हादसे के बाद हमने हॉस्पिटल जाने की कोशिश भी की, लेकिन सभी हॉस्पिटल इतने ज़्यादा भर चुके थे कि हमें कोई जगह नहीं मिली। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरे पूरे शरीर पर इन्फेक्शन हो गया और मेरे सारे बाल भी झड़ गए। उस हादसे में जिंदा बचे लगभग हर इंसान की हालत क्लाइन जैसी ही थी। हिरोशिमा की 1/3 आबादी को मौत के घाट उतारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन अमेरिका की सैन्य ताकत पर गर्व करते हुए बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे विमानों ने दुश्मन पर बम गिराया है, जिसके कारण दुश्मन देश में भारी तबाही हुई है। ये बम 20,000 टन का था और ये अब तक का सबसे शक्तिशाली बम से भी 2000 गुना ज्यादा ताकतवर है। ब्रह्मांड की शक्ति वाले इस बम ने हमारी हथियारों की श्रृंखला में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ट्रूमैन आगे कहते हैं कि हम इससे भी खतरनाक हथियार बनाने में काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस बयान से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं अमेरिका को इतने निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद भी कोई अफसोस नहीं होता है। हिरोशिमा में जब यह विस्फोट हुआ तब वहां जापानी नौसेना के एक सैनिक भी मौजूद थे। वो सैनिक अपने दर्द को बयां करते हुए बताता है कि जब धमाका हुआ तब उसके साथ इतनी तेज रोशनी निकली कि मैं अंधा हो गया। इसके तुरंत बाद हवा की गर्म झोंके ने मुझे 1 मीटर तक ऊपर उठाया और नीचे पटक दिया। मैं किसी तरह अपने घुटनों के बल खड़े होने की कोशिश भी कर रहा था कि तभी हवा का एक और झोंका आता है और मुझे फिर उठाकर पटक देता है। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे शरीर के बाएं तरफ का हिस्सा पूरी तरीके से गल चुका था। थोड़ी दूरी पर मुझे एक पैर दिखा जो धमाके के कारण पूरी तरह से सूख गया था। मेरा गला बिल्कुल सूखा हुआ था और मेरे शरीर में जरा सा भी जान नहीं था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत एक साथ बटोरी और खड़े होने की कोशिश करने लगा, पर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैं किसी तरह एक पेड़ के तने के पास पहुंचा।
मेरे सामने एक बच्चा पानी के लिए तड़प रहा था, लेकिन मेरे पास पानी नहीं था और कुछ ही देर में उस बच्चे ने मेरे सामने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। इस धमाके के बाद जो लोग जिंदा बचे वह अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर इधर उधर भागने लगे। सड़क पर चल रहे लोग ऐसे लग रहे थे मानो मुर्दा जिंदा हो गए हो। इनके मुंह से झाग भरा खून निकल रहा था और इनके पूरे शरीर पर चमड़ी और मांस इस तरह से लटक रहा था कि मानो इनको हल्का छूने से इनकी चमड़ी उतर आएगी। यह सभी तड़पते हुए लोग पानी के लिए चीख पुकार रहे थे, पर इनको पानी भी नसीब नहीं हुआ। हालांकि इस विस्फोट के बाद सुबह के 11 बजे बारिश भी होती है, लेकिन ये बारिश पानी की बारिश नहीं थी, बल्कि ये विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव पदार्थों की बरसात थी। इस बारिश में जो पानी बरस रहा था वो ग्रीस की तरह काला था। उस वक्त वहां पर मौजूद जो भी इंसान इस बरसात के संपर्क में आया उसे स्किन कैंसर की जानलेवा बीमारियां हुई। कई आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त विस्फोट के तुरंत बाद 8000 लोग की जान गई, लेकिन विस्फोट के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हुए उनके कारण 60,000 लोग और मारे गए। उसी धमाके में घायल हुए यामागुची बताते हैं कि जब उन्हें होश आया तो उसके सामने कई लोग तड़प तड़प कर मरे। उन्हें लगा कि वे भी मर जाएंगे, लेकिन तभी 2 लड़के इस धमाके से सुरक्षित बच गए थे। उनके पास आते हैं और उन्हें अपने पास ही के एक क्लिनिक पर लेकर जाते हैं। यामागुची बताते हैं कि जैसे ही वो क्लिनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ जली हुई लाशें ही लाशें पड़ी थी। उस क्लिनिक के कुछ डॉक्टर जो सही सलामत थे वो कुछ लोगों की मरहम पट्टी कर रहे थे। वहां पर इलाज कर रहे कुछ लोगों के मुंह बहुत बुरी तरह से जला हुआ था, तो कुछ लोगों के हाथ पैर, लोगों के शरीर से सफेद सफेद रस्सी और खून निकल रहा था। लोग इतने भयानक तरीके से जख्मी थे कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता था। अमेरिका के हमले के सामने पूरी हिरोशिमा और जापान ने दम तोड़ दिया था, लेकिन अमेरिका के नापाक मंसूबे अब भी पूरे नहीं हुए थे। इस हमले के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त की सुबह अमेरिका एक बार फिर जापान के ही एक और शहर नागासाकी पर एक और परमाणु हमला करता है। पहले यह हमला जापान के औद्योगिक शहर कुकुरा पर होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हमले की जगह बदलकर कुकुरा की जगह नागासाकी कर दिया गया। घड़ी में जब सुबह के ठीक 11 बज रहे थे तभी अमेरिका की लड़ाकू विमान B-29 अपनी बैली से फैट मैन को रिलीज करता है। 4500 किलो वजन वाला यह बम हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय के बराबर ही ताकतवर था। 52 सेकंड तक हवा में गिरते रहने के बाद जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर यह बम फटता है। शहर से बाहर काम करने वाले कुछ मजदूर बताते हैं कि जब बम फटा तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चारों तरफ उन्होंने देखा कि लाशें ही लाशें थी। नागासाकी पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन एक बार फिर अपने देश को संबोधित किया। इस संबोधन में वह कहते हैं कि अगर जापान अब भी हार नहीं मानी तो वह और हमले करेंगे, जैसे कि जापान के हजारों आम नागरिक मारे जाएंगे। इसलिए जापान के लिए बेहतर यही है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने भी जब जापान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो जापान ने हार मानकर 6 दिन के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और उसी दिन वर्ल्ड वॉर भी समाप्त हो गया। यह वॉर भले ही उसी दिन समाप्त हो गया, लेकिन इसने हिरोशिमा और नागासाकी को इतने बड़े जख्म दिए कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस बेरहमी को लेकर और इस भयानक हमले को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताइए, और आप लोगों को हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला वो भी कमेंट में बताइए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।